नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये अहम सिलसिला। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। देर रात उस वक्त हाईवे पर अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में लगी आग की लपटें इतनी तेज थीं कि ये 2 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रही थीं। ट्रक में लगी आग की ये तस्वीरें भरतपुर से आई हैं। बताया जा रहा है कि ये ट्रक बहरोड से सीमेंट लेकर ग्वालियर जा रहा था और मानोता गांव के पास इसके पिछले हिस्से में आग लग गई। ट्रक के पिछले हिस्से में लगी आग की तस्वीरें जैसे ही ड्राइवर ने साइड मिरर में देखी, वो ट्रक साइड कर बाहर निकल आया। साथ ही उसका साथी खलासी भी ट्रक से बाहर आया और फिर फायर ब्रिगेड को आग की जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने ट्रक में लगी आग पर काबू पा लिया। अलवर के चूड़ी मार्केट में फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ पुलिस और दूसरे आपातकालीन टीम के सदस्य एक के बाद एक कर पहुंचे तो लोगों को लगा कि शायद यहां आग लगी है। फायर ब्रिगेड से लेकर पुलिस कर्मी तक सब के सब एक्शन मोड में थे और उनका यही अंदाज़े बयां लोगों को हैरान कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद लोगों ने तब राहत की सांस ली जब उन्हें यह एहसास हो गया कि ये सभी लोग मॉक ड्रिल के लिए यहाँ पहुंचे हैं। दरअसल दिवाली के बाद जिस तरह से चूड़ी मार्केट में आग लगी थी और लाखों का नुकसान हुआ था, वैसा हादसा फिर न हो इसके लिए यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई और सभी विभाग के लोगों के रिस्पांस टाइम नोट किए गए ताकि पता लग सके कि कहाँ क्या कमजोरी है और उसे दूर किया जा सके। और हमारा उद्देश्य ये था कि हमें एक्चुअली ये देखना था कि विभाग समय पर रेस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते हैं। एक बहुत ही खुशी की बात थी कि जैसे ही हम आए यहाँ बिजली विभाग की विद्युत लाइनों का संबंध विच्छेद हो चुका था। देखिए, ये जो मॉक ड्रिल्स होती हैं ये हमेशा ये रिस्पांस टाइम टेस्ट करने के लिए होती हैं कि कभी भी किसी भी डिज़ास्टर में या किसी भी इमरजेंसी में हमारे जितने भी सारे विभाग हैं, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी विभाग हो, उसकी तत्परता कितनी है और उसको चेक करने के लिए इस तरीके का एक माहौल बनाया जाता है। धौलपुर से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक तरफा प्यार में एक युवक एक महिला के घर में घुसकर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो महिला को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था और उसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन कोई अनहोनी होती इससे पहले पुलिस ने उसे दबोच लिया। हालांकि गिरफ्त में आने के बाद वो उल्टा पुलिस को आत्महत्या की धमकी देने लगा। गिरफ्तार होने से पहले उस युवक ने पुलिस को खूब छकाया। वो हर तरफ से पुलिस वालों से घिरा था, जिनमें कुछ उसे समझाते भी दिखे, लेकिन उस पर तो जैसे कोई भूत सवार था। इसलिए जब प्यार से बात नहीं बनी तो पुलिस ने सख्ती दिखाई। आकाश गुजर मेरे घर के बाहर आकर के फायरिंग कर रहा है और मजबूर कर रहा है कि या तो आप अपनी लड़की को मुझे सौंपिए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। गिरफ्तार करने के बाद कई पुलिस वाले उसे पकड़कर उसका जुलूस निकालते हुए थाने तक ले गए। पूरी की पूरी पैंथर फैमिली सैर पर निकली है। इलाका इनका नहीं है तो क्या हुआ, देशाटन का मान इनका भी होता है। लिहाजा अपने छोटकू को शहर दिखाने जंगल से बाहर निकल आया है ये पैंथर जोड़ा। पैंथर फैमिली की ये तस्वीर उदयपुर के जलबुर्ज इलाके से आई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर शाम ये पैंथर फैमिली सैर पर शहर की ओर निकल पड़ी। इस इलाके में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की आवाजाही बनी रहती है, लिहाजा इस पैंथर फैमिली को देख यहाँ के लोग ठिठक गए और किसी ने अपने फोन से इसका वीडियो भी बना लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पैंथर फैमिली करीब आधे घंटे तक यहाँ घूमती रही और फिर जंगल की ओर लौट गई। अस्थि कलश की ये तस्वीरें पाकिस्तान में कराची स्थित मेवा शाह शमशान घाट के स्टोर रूम की हैं। यहाँ अब अस्थि कलश रखने की जगह नहीं बची, लेकिन लोगों की मौत का सिलसिला तो रुकता नहीं।
लिहाजा यहाँ भी अस्थि कलश आने का सिलसिला जारी है। दरअसल पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक भारत आकर हरिद्वार में अपने परिजनों का अस्थि कलश विसर्जन करते हैं, लेकिन पुलवामा अटैक के बाद भारत सरकार ने वीजा नियमों में जो कड़ाई की है उसकी वजह से लोगों को भारत आने में परेशानी हो रही है और पाकिस्तान में अस्थि कलश का ढेर लगता जा रहा है। पाकिस्तान में अपने परिजनों की अस्थि कलश को मुक्ति के लिए रखा देख जैसलमेर में रह रहे कुछ लोग परेशान हैं। ये वो लोग हैं जो विस्थापन के दौरान जैसलमेर आ गए थे। अब ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि वीजा नियमों में थोड़ी ढील दी जाए ताकि उनके परिजनों को मुक्ति मिल सके। हम मोदी जी को प्रार्थना करते हैं भाई हमारे वीज़ों में ढील दे, वो आकर यहाँ पर आपके गंगा हरिद्वार में आकर अर्थियाँ बहा सके। कि भारत सरकार से कि ये हमारा रास्ता खोले ताकि हम जो हमारे वहाँ पूर्वज अभी बैठे हैं, हमारी फैमिली हैं, माता पिता जो भी हैं, वो आएं और अपने अस्थियाँ यहाँ बहाएं और ये रास्ता खोला जाए। दुर्लभ बीमारी संकट भारी। इसमें इसकी जो इंसिडेंस है अपने यहाँ पे बहुत कम है, लाखों में एक आध केस जो है ये होता है। अभी तक मैंने इस बीमारी का कोई पेशेंट नहीं देखा। बाड़मेर का एक परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है, आस भरी निगाह से देख रहा है हर उस ओर जहां से आस है। लाचारी ही ऐसी है, पहले ही इस दुर्लभ बीमारी ने एक बेटे को छीन लिया और अब दूसरा भी इसकी जकड़ में आ चुका है। बाड़मेर के तन सिंह सर्किल के पास रहने वाले ललित को पोम्पे रोग यानी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर 2 है। पोम्पे एक ऐसा दुर्लभ रोग है जिसका इलाज काफी खर्चीला है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है पोम्पे रोग और इसका इलाज इतना महंगा क्यों है। पोम्पे रोग में कोशिकाओं में ग्लाइकोजन कॉम्प्लेक्स शुगर एकत्रित हो जाती है। शरीर इस प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता। इसका एकमात्र इलाज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जिसमें साल के 26 इंजेक्शन लगते हैं और इन इंजेक्शनों की कीमत करीब 2,75 लाख रुपए होती है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स जो है उनकी डेफिशिएंसी होती है और उन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी के कारण जो अपनी जो सेल्स है उनके अंदर ग्लाइकोजन का स्टोरेज होने लग जाता है और उस कारण से जो है ये डिजीज अपने जो है सिम्टम पैदा करने लग जाता है। अब ये परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है। इस परिवार को आस है कि सरकार चाहे तो उनके बेटे को बचा सकती है, क्योंकि इस परिवार के लिए एक एक पल अब भारी पड़ रहा है। वो पहले अगवा हुई, फिर उसका सौदा हुआ। टेबल पर लेटा एक मासूम और माँ की गोद में दूसरा मासूम। थाने में बैठी यही वो नाबालिग है जिसका बार बार सौदा किया गया और नाबालिग बिन ब्याहे 3 साल में 2 बच्चों की मां बन गई। बिहार की इस बेटी की दर्दनाक दास्तां बताएं उससे पहले उस भाई को सुन लीजिए जिसने अपनी बहन की घर वापसी के लिए दिन रात एक कर दिया। जब ये मुख्य आरोपी के मैं FIR में मेरे पिताजी जिक्र भी किए, तीनों का ऐड भी नाम करवाए, मोबाइल नंबर दिए, मोबाइल नंबर कॉल डिटेल भी निकला, उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। सर क्यों नहीं हुआ अभी इसका? सुना आपने, जब इस भाई की नाबालिग बहन बिहार के जहानाबाद से गायब हुई तो स्थानीय थाने में नामजद FIR दर्ज कराई गई, लेकिन खाकी ने अगवा नाबालिग को ढूंढने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन एक भाई ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया। भाई की मेहनत रंग भी लाई और राजस्थान से बिहार अपनी बहन की घर वापसी कराई। शराब का ठेका चाहिए तो ऑनलाइन ले जाइए। पिछली बार तो फिर भी भाग्य के भरोसे हुआ करता था, किसी के आए नहीं आए। इस बार तो जो भी इच्छुक आदमी है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए और वो उसमें बोली में भाग ले। अच्छा, दूसरा क्या, पारदर्शिता रखी गई है, किसी भी आदमी को ये पता नहीं रहेगा कि दूसरा कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन इसमें भाग ले रहा है। तो निश्चित रूप से जो भी इसमें भाग लेना चाहेगा, जो भी इच्छुक है, वो अपना क्या ना अपने उसमें अपनी दुकान पसंद करे और उसके ऊपर बोली लगाए। वो अब आबकारी विभाग की नई शराब नीति ने सब कुछ बदल दिया है।
पहले शराब दुकानों की नीलामी लॉटरी सिस्टम के जरिए होती थी, जिसमें पूंजी के साथ भाग्य का भी बड़ा खेल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जयपुर की करीब 400 शराब दुकानों और मरुधरा की 7,665 दुकानों के आवंटन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत शराब के बिजनेस का इच्छुक कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराकर नीलामी में भाग ले सकता है। नहीं, निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में एक तो ये निश्चित है कि जो भी इस व्यापार में इच्छुक हैं वो इसमें भाग लेंगे, और जो दुकान की एक्चुअल प्राइस है उस पे वो दुकान उठ सकेगी। तो निश्चित रूप से राजस्व में भी, राज्य सरकार के राजस्व में भी। नेशनल लेवल पर आयोजित डिजिटल बाल मेला के दौरान निबंध प्रतियोगिता में दूसरा स्थान लाने वाली भरतपुर की प्रांजल तिवारी को सम्मानित किया गया है। प्रांजल तिवारी को लिटिल कोरोना वॉरियर्स के तौर पर ब्राह्मण सभा के पूर्व अध्यक्ष कौशलेश शर्मा ने सम्मानित किया। इस मौके पर भामाशाह शिशुपाल लवानिया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सम्मान समारोह में आए लोगों ने कहा कि भरतपुर में ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और उल्लेखनीय कार्य कर प्रतिभाएं समाज का सिर ऊंचा कर रही हैं। भरतपुर जिले के ब्राह्मण समाज का भी नाम रोशन नहीं, पूरे राजस्थान का नाम रोशन हुआ है। इसके सम्मान के लिए हम लोग यहाँ इनके निवास पर आए हैं और उनका बाला पहराकर, दुपट्टा पहराकर और सौर उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर माँ सरस्वती जी का प्रतीक चिन्ह दिया है। 20 मिनट में 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोविड-19 वायरस की दवा लॉन्च कर दी है। बाबा रामदेव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। बाबा रामदेव ने कहा है कि पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। उन्होंने दावा किया है कि आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टैबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर स्वीकार कर लिया है। ये केवल एक संस्था की बात नहीं है, किसी एक ब्रांड की बात नहीं है, ये हमारी संस्कारों की बात है, हमारी परंपरा विरासत की बात है। उस योग आयुर्वेद की विरासत को अपना आशीर्वाद देके, उसको अपना समर्थन दे करके हमें अनुग्रहित किया है। कोरोनिल टैबलेट की लॉन्चिंग के दौरान बाबा रामदेव ने पतंजलि की इस दवा के रिसर्च पेपर्स भी जारी किए। बाबा का दावा है कि WHO ने इसे GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि ये दवा एविडेंस बेस्ड है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी। आतंकवादियों को जवानों ने मुठभेड़ में किया ढेर। ये मुठभेड़ कश्मीर के शोपियां में बीती रात हुई और इस मुठभेड़ में शोपियां में जवानों ने 3 आतंकी ढेर कर दिए। सभी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादी थे। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। बीती रात शोपियां के अलावा बडगांव में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक SPO अल्ताफ अहमद शहीद हो गए, जबकि एक जवान भी घायल हो गया। बात शोपियां की करें तो सुरक्षा एजेंसियों को शोपियां के बडगांव इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों की ज्वाइंट टीमें मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान छिपे हुए आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका भी दिया, लेकिन आतंकी नहीं माने और फायरिंग करते रहे, जिसके बाद जवानों की जवाबी कार्रवाई में आतंकी ढेर हो गए। पंजाब के फरीदकोट से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाशों ने दिन दहाड़े यूथ कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी। बीच बाजार अंजाम दी गई इस वारदात ने लोगों को खौफ से भर दिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे एक CCTV कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गईं। इसमें से एक तस्वीर में शहर के जुबली सिनेमा चौक के पास गुरलाल सिंह पहलवान एक दफ्तर से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ते दिखे।
गाड़ी के पास पहुंचकर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पीछे से आए 2 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उन बदमाशों ने उन पर कई और गोलियां दाग दी। इसके बाद दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। घायल हालत में गुरलाल सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। दिन दहाड़े कांग्रेस के एक नेता की हत्या की खबर फैलते ही पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी वारदात वाली जगह पर पहुंच गए। इस बीच वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या से जुड़े सबूत जुटाने के लिए वहां फॉरेंसिक की टीम भी बुला ली गई। कुछ अनपछाते व्यक्तियों ने गोलियां मार दी, जिस करके उन्होंने डेथ हो गई। यूपी के बरेली से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ के बरेली कॉलेज में कुछ बदमाशों ने एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। हालांकि मामूली विवाद के इस कदर बढ़ने के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जितनी बेदर्दी से वो लोग इस लड़के को पीटते दिखे, उसने सबको हिलाकर रख दिया। वीडियो में बदमाशों से घिरा वो लड़का जमीन पर घुटनों के बल बेबस बैठा दिखा और सभी आरोपी उसे लात और डंडों से लगातार मारते नजर आए। इन हालात में उसके पास चीखने चिल्लाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। लड़के से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई। थाना 10 बारादरी को निर्देशित कर दिया गया है, तुरंत समस्त विधिक कार्रवाई पूरी करें। वीडियो में ये भी साफ दिखा कि शोर शराबा बढ़ता देख कुछ देर बाद सभी आरोपी वहां से भाग निकले। आसमान से बारिश की बूंद बरस रही है और ये पेड़ धू धू कर जल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत से एक साथ जलाने और बहाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की हैं। यहाँ गुरुवार की शाम झमाझम बारिश हो रही थी। कुछ इलाकों में तो ओले भी पड़ रहे थे। बारिश और बर्फबारी की वजह से यहाँ ठंड भी बढ़ गई और इस बीच यहाँ से नारियल के एक पेड़ पर आग लगने की यह हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि बिजली गिरने की वजह से पेड़ पर आग लगी थी और चंद सेकंड में इस आग ने पूरे पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया। अगर आप भी अपनी विंटेज कार या 15 साल पुरानी कार को फिर से सड़क पर दौड़ाना चाहते हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि IIT दिल्ली के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लीन एयर ने एक नया तरीका इजाद किया है, जिसके जरिए विंटेज कार या पुरानी गाड़ियां फिर से सड़क पर शान से दौड़ सकेगी। IIT दिल्ली के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लीन एयर विभाग ने जो तकनीक इजाद की है, उसके मुताबिक पुरानी पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदल उसे फिर से सड़कों पर दौड़ाया जा सकता है। आप जो गाड़ियों को इलेक्ट्रिकली रेट्रोफिट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि जो गाड़ियाँ पुरानी हैं उनको आप ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देंगे, उनमें से कोई पोल्यूशन ही नहीं होगी, जो कि हमारा एक मेन इशू है। खास बात यह है कि ऐसी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कार बदलने में 4 से 5 लाख तक का खर्चा आ सकता है। मतलब साफ है, अगर आपके पास पुरानी महंगी गाड़ी है तो 4 से 5 लाख रुपए खर्च कीजिए, उसे कबाड़ होने से बचाइए और उसे चलाने का भरपूर आनंद उठाइए। अधिकम जातम खटावती अवसरे सम्यक्तया कन्दुक प्रक्षेपणं कृतं तत्र तुक्वे अतीव शोभनतया तृतीय क्षेत्र। काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अनोखा क्रिकेट मैच हुआ। खिलाड़ी थे धर्म की पढ़ाई करने वाले बटुक। सभी बटुक धोती और कुर्ता पहनकर मैदान में उतरे। कोई धोती संभालते हुए गेंद फेंक रहा था तो कोई धोती थामे चौके छक्के लगाने की जद्दोजहद कर रहा था। और किसी आम मैच की तरह खिलाड़ी पूरे जोश से मैच जीतने की जिद पर अड़े हुए थे। ये तो हुई खिलाड़ियों की बात। सबसे दिलचस्प थी मैच की कमेंट्री। शायद आपने पहली बार किसी क्रिकेट मैच की कमेंट्री देववाणी संस्कृत में सुनी होगी।
मुख्य कमेंटेटर शास्त्रार्थ महाविद्यालय के आचार्य डॉक्टर शेष नारायण मिश्र द्वारा प्रवाह संस्कृत में कमेंट्री कर रहे थे, जिसे सुनकर लोग हैरान हो रहे थे। और चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रेड प्लेनेट यानी मंगल ग्रह पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मार्स परसिवरेंस रोवर गुरुवार की रात जेजेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कर गया। इसी लैंडिंग के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने का मकसद है प्राचीन जीवन का पता लगाना, मिट्टी और पत्थरों का सैंपल लेकर धरती पर वापस आना। आपको बता दें कि मंगल ग्रह का जेजेरो क्रेटर अत्यंत दुर्गम इलाका है। यहाँ गहरी घाटियाँ, तीखे पहाड़, नुकीले क्लिफ, रेत के टीले और पत्थरों का समुद्र है। ऐसे में परसिवरेंस मार्स रोवर की यहाँ लैंडिंग की सफलता पर पूरे समय दुनिया भर के साइंटिस्ट की निगाहें टिकी हुई थी। नासा ने पहले ही कहा था कि ये अब तक की सबसे सटीक लैंडिंग होगी। ऐसा माना जाता है कि जेजेरो क्रेटर में पहले नदी बहती थी, जो कि एक झील में जाकर मिलती थी। इसके बाद वहां पर पंखे के आकार का डेल्टा बन गया। हो सकता है कि वहां पर जीवन के संकेत मिलें। बिल्डिंग को ढेर करने की जो तस्वीरें सामने आई वो किसी हॉलीवुड फिल्म के एक्शन पैक्ड सीन की तरह दिखी। बरसों में बनकर तैयार हुई इमारत का वजूद मिटने में 20 सेकंड भी नहीं लगे। वो खड़े खड़े ही जमींदोज हो गई। इतनी ऊंची बिल्डिंग के गिरने से आसपास कोई नुकसान न हो, इसलिए उसमें 3000 से ज्यादा डायनामाइट के पीस फिट किए गए थे। फिर जैसे ही उनमें धमाका हुआ, इमारत ढह गई। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें कई टन मलबे का ढेर नजर आया। जहां कभी ट्रम्प प्लाजा कही जाने वाली आसमान छूती बिल्डिंग हुआ करती थी, वहां खाली मैदान दिखा। मशहूर इमारत को अपनी आंखों के सामने लाइव गिरते हुए देखने के लिए बाकायदा शो रखे गए, जो कि हाउसफुल नजर आए। आसपास के होटलों ने इमारत के गिरने का शानदार व्यू देने के लिए पैकेज तक दिए, और जब वो टूटकर बिखर गई तो दर्शक जश्न मनाते दिखे। ट्रम्प प्लाजा के नाम से मशहूर रही इस बिल्डिंग में फिल्मी सितारे, खेल की दुनिया की हस्तियां पार्टी किया करती थी। हॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी ये इमारत दिखाई गई, लेकिन अब यहाँ एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने पर विचार किया जा रहा है। अफ्रीकी देश कीनिया पर टिड्डियों का 70 साल में ऐसा खतरनाक हमला हुआ है, और ये हमला इस कदर खतरनाक है कि यहाँ अकाल पड़ने की नौबत आ गई है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि टिड्डियों के खात्मे के लिए संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी वहाँ मोर्चा संभाल रही है। सामने आई तस्वीरों में अनगिनत टिड्डियों का एक ऐसा विकराल झुंड केन्या में आतंक मचाता नजर आया, जिससे निपटना आम लोगों के बस की बात नहीं। वहाँ का एक बड़ा इलाका टिड्डियों के कब्जे में दिखा। इतनी टिड्डियों के सामने साफ साफ देख पाना तक मुश्किल हो गया। मक्के के बड़े बड़े खेत देखकर टिड्डियों को ऐसी दावत सूझी कि वो उन पर चिपट ही गईं, और किसान की कमर तोड़ मेहनत को बड़ी ही बेशर्मी से चटकरती दिखी। अपनी फसल को लुटता देख किसान चीजा बजाकर, कपड़े हिलाकर टिड्डियों को भगाते दिखे, लेकिन सब उपाय बेनतीजा रहे। सीरिया में आए बर्फीले तूफान के बाद वहां के हाईवे और मुख्य सड़कें बंद हो गईं। बर्फबारी की वजह से कुछ यूनिवर्सिटियों की परीक्षाएं भी रोक दी गईं। उत्तरी सीरिया समेत वहां के ज्यादातर इलाकों में पिछले 24 घंटे में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर भी लंबा जाम लग गया। सीरिया के शहर हमा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें सड़कें बर्फ से ढकी दिखीं और लोग जाम में फंसकर परेशान होते नजर आए। मकान, गलियां, पेड़ पौधे और हर एक चीज आसमान से गिर रही बर्फ में लिपटी थी। राजधानी दमिश्क में तो इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई और पूरा शहर बर्फ की चादर से ढक गया। यही हाल वहां के लगभग सभी इलाकों का था। दमिश्क के बाद सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो में भी भारी बर्फबारी हुई और कुछ घंटों की बर्फबारी में ही लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई। और चलिए बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।